पॉलिटिकल साइंस सेकंड ग्रेड एनसीईआरटी बुक 12 क्लास की सेकंड यूनिट शक्ति सत्ता वेदता एमसीक्यू करवाऊंगी मैं। ये आप देख सकते हो, ये सारे एमसीक्यू हैं। वन लाइनर भी करवाऊंगी और इसके बाद हम ये सब देखेंगे। पर्सन कौन से हैं, कहाँ से आएंगे, ये आप देख सकते हो। बहुत से पर्सन, पूरे पाठ का सार करवाऊंगी मैं धीरे धीरे। ये है शक्ति सत्ता वेदता, जो एनसीईआरटी पाठ का जो पीडीएफ है, आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं आपको सारे ये दे दूँगी एमसीक्यू, ये आप देख सकते हो मैंने कहा। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु भी है ना, पर्सन यहाँ से भी आता है, तो यहाँ से मैं ये जो वन लाइनर बिंदु है ये भी दे दूँगी। और यहाँ से ये एमसीक्यू ये भी दे दूँगी और वन लाइनर प्रश्न ये भी दे दूँगी। तो पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं पाठ की। थोड़ा सा पीडीएफ भी समझा दूँ क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं ना, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। शक्ति सत्ता वेदता शक्ति, ये आप देख सकते हो शक्ति। ये एनसीईआरटी है ना, इसलिए मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। शक्ति राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। क्या रही? मूल अवधारणा। इससे पहले न्याय भी हमने पढ़ा है। न्याय की एनसीईआरटी पीडीएफ भी दी है और एमसीक्यू पाठ का पूरा सार मैं दे दूंगी। वन लाइनर एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसके माध्यम से दूंगी। इसमें से आपको याद ये करना है कि इंग्लैंड में टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, कौन सा, कहाँ का था ये? टॉमस हॉब्स इंग्लैंड के थे। 1651 में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। किसने किया था? लेवियाथन पुस्तक में। किसने? टॉमस हॉब्स ने। और लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं, तो इन्होंने दिया था। और लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन थे? चार्ल्स मेरियम थे। आधुनिक मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने के में कैटलिन लॉसवेल, कैपलॉन, मार्गेनथाउ आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा था। ये इन्होंने विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? कैटलिन ने। और राजनीतिक प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतरता संघर्ष चलता रहता है। ये इनकी परिभाषा याद रखना, कैटलिन की है। उसके बाद कैटलिन की ही बात लॉसवेल की मान्य थी, राजनीतिक विज्ञान का दायरा शक्ति के अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। समाज में एक प्रक्रिया और गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार यही राजनीतिक विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। हेरोल्ड और लॉसवेल के अनुसार भी। इसलिए लॉसवेल की अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे, तो लॉसवेल की पुस्तक का नाम क्या है? कौन कब क्या कैसे, लॉसवेल की। और यहाँ हमने देखा था टॉमस हॉब की पुस्तक है ना, लेवियाथन। किसकी पुस्तक है? टॉमस हॉब की। वो इंग्लैंड के निवासी थे 1651 में। पर्सन वन लाइनर यहाँ से बनते हैं। पॉलिटिकल हु गेट्स व्हाट्स व्हेन हाउ, ये देखो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, तो द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? मैकाइवर ने भी शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह किसी भी संबंध में के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। ऑर्गेनिक्स की परिभाषा देखो, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार परिभाषित करने की क्षमता है। ये सब एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रखना। रॉबर्ट्स बारस्टेन के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। शक्ति की परिभाषा है हमने देख ली। उसके बाद हम शक्ति ये दूसरों के कार्य, व्यवहार और विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। वही दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कि कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तो वही इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। फिर शक्ति का बल प्रभाव के भेद, तो यहाँ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति नियत रहती है, लेकिन जब तक वास्तव में उसे दंड देने, जो आर्थिक दंड के रूप में शारीरिक दंड, तक कुछ भी हो सकता है, तब तक बल का प्रयोग करती हैं। शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति नियत रहती है। जब वह वास्तव में ऐसा करता है तो उसकी शक्ति बल में बदल सकती आती है। और यहाँ हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं अगर देखेंगे तो और होगी, तो देखें आगे। इंपॉर्टेंट तथ्य बता रही हूँ मैं। और उसके बाद शक्ति के रूप कौन कौन से हैं, तो शक्ति के रूप एक देखो, राजनीतिक रूप। राजनीतिक में क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि मूल्यवान संसाधनों में, समाज के मूल्यवान संसाधनों में जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं। तो राजनीतिक तो यही है, हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग मानते हैं। और फिर आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है जैसा माना जाता है। आर्थिक शक्ति के रूप में शक्तिशाली होते हैं जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं ना, राजनीतिक रूप में भी शक्तिशाली होते हैं। और यहाँ हम आगे देखो,
उदारवाद मार्क्सवाद में अंतर है, इन्होंने कहा आपसी संबंध में किस तरह से है। और आगे देखो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा होगी वो मैं बताऊंगी सिर्फ। राजनीतिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति का अर्थ है विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण को विकास होता है, लोगों को सोचने समझने के ढंग में प्रभावित करती है। विचारात्मक शक्ति विचारात्मक किसी भी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती है, इसलिए इसे वैधता प्रदान करती है, वैधता भी प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ भी इम्पोर्टेंट कोई परिभाषा नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, हम मेन पॉइंट है ना वही देखेंगे। और उसके बाद ये सब ये शक्ति का ही है। तो मार्क्सवाद साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों ने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों को सफाया कर दिया गया। भारत में माओवादी नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में संलग्न, कई बार इनकी शक्ति के प्रयोग से अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। भारत में केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न है। तो कहाँ है? केरल में। शक्ति की संरचना ये हम देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, तो ये शक्ति के है ना प्रमुख 4 सिद्धांत हैं, आप देख सकते हो। यहाँ हम देखेंगे ये सिद्धांत है ना, शक्ति के 4 सिद्धांत बताए हैं, कौन कौन से हैं तो अभी मैं बताऊँ आपको। ये एक तो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, ये किसने दिया था? मार्क्सवाद ने। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत जो मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मूल मान्यता आर्थिक आधार पर समाज के 2 विरोधी वर्ग में बटा हुआ। कौन सा 2 विरोधी वर्ग कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से ताकतवर जैसे बर्जुआ वर्ग तथा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जैसे सर्वहारा वर्ग। तो ये 2 वर्ग थे जो मार्क्सवाद ने दिए थे। और उसके बाद हम आगे देखेंगे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर यहाँ भी 2 वर्गों में, विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रभुत्व होती है। ये 2 थे सिद्धांत। उसके बाद हम आगे देखेंगे, देखो एक और पॉइंट यहाँ रह गया है। जैसे देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विलफ्रंट पेरेटो, कौन से हैं? इटली के विलफ्रंट पेरेटो। द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। गीतानो मोस्का, कौन सी है? गीतानो मोस्का यानी द रूलिंग क्लास। जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल, पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तकों में सिद्धांत की व्याख्या की। तो शक्ति के सिद्धांत की कहाँ कहाँ व्याख्या हुई है ये आप देख सकते हो। और कौन से सिद्धांत में? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में यहाँ व्याख्या की थी इन्होंने। एक तो की थी इटली के विलफ्रंट पेरेटो ने, द माइंड एंड सोसाइटी। गीतानो मोस्का ने कौन सी पुस्तक? द रूलिंग क्लास में। और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल ने पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तकों में सिद्धांत की व्याख्या की है। फिर है नारीवादी। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे। फिर है बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत है। तो 4 सिद्धांत दिए शक्ति के। बहुलवादी सिद्धांत जो उपयुक्त तीनों में से भिन्न है, तीनों से ही भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद, नारीवाद यह दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को 2 वर्गों यानी कि शक्तिशाली और शक्तिहीन में बांटता है। परंतु बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके अनुसार समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती हैं। तो ये है बहुलवादी सिद्धांत। और ये आप देखोगे फिर है सत्ता, जहाँ प्राचीन और मध्यकाल में राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रयोग जगह सही नहीं हो सकती, शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी से उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है, जबकि जब हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब ये सत्ता का प्रतीक होता है। इस तरह से ये शक्ति है। इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा 2 है। एक तो है बायर स्टैंड ने परिभाषित करते हुए कहा सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा याद रखना। एक तो इसकी और एक हेनरी पियोल की, ये 2 परिभाषाएं हैं। और इन्होंने कहा सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, और हेनरी पियोल ने कहा सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन की रवाने की शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम चलते हैं सत्ता पालन के आधार कौन से हैं। तो ये आधार है सत्ता पालन के, 4 आधार को याद रखना। एक तो विश्वास, तो विश्वास पे हम सारी दुनिया टिकी है। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों की सत्ताधारी के प्रति विश्वास।
जब हमने लोक प्रशासन में हेनरी फ्योल के सिद्धांत बताए थे उसके अंदर भी ये विश्वास आता है। उसके बाद एक रूपता, विचार और आदर्शों की एक रूपता ही सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एक रूपता स्वयं ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। इसी कारण राज व्यवस्थाएं उदारवाद, समाजवाद आदि विचारों का सहारा लेती है। तो एक रूपता, विश्वास, लोकहित और एक और है दबाव। अनेक बार दबाव और शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। तो ये दबाव 4 प्रकार हैं। सत्ता के रूप कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर ने बताए थे 3 रूप। ये सत्ता के 3 रूप किसने बनाए थे? ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैक्स वेबर ने बताए थे सत्ता के 3 रूप। परंपरागत सत्ता तो हम मान नहीं सकते, हमारे परिवार में भी है, हमारे समाज में भी है। तर्क और सत्ता यानी कि वृद्धजनों की सत्ता है ना, परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। जो हमारे परिवार में होता है बड़ा, वही तो परंपरागत सत्ता, उसी के कहना हम मानते हैं। करिश्मई सत्ता, यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुण और चमत्कार पर आधारित होती हैं। जैसे जब देखो महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में हम मोदी जी को भी मान सकते हैं, इनके पास भी करिश्मई सत्ता है। फिर अकानूनी तर्क संहिता, इसका आधार पद होता है, व्यक्ति नहीं। इसके पद के आधार पर कानून पर इनको है ना, वो सत्ता दी जाती है या माना जाता है। उस पद के कानून तो सत्ता नियत है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता, ये अपने अपने पद पे रह के अपने सत्ता का प्रयोग करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों पे, कलेक्टर अपने जालोर, यानी कि हर एक जिले पे जो रहता है उसका शासन रहता है। प्रधानमंत्री का पूरे देश पे सत्ता उसकी रहती है। इस प्रकार से ये उदाहरण एक वेबर का देखो परिभाषा, ये भी याद रखना। वेबर ने यह स्वीकार किया कि इनमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती। ये परिभाषाएं किसने की थी? वेबर ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। और वैधता, वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लेगिटियम से हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिक। वैधता और औचित्यपूर्ण का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो किसने किया है? एक तो किया है अरस्तु ने, और एक यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हम आपको मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत और अरस्तु की संवैधानिक शासन से सिद्ध करने का प्रयास किया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो मोस्ट पॉइंट है ना वही मैं बता रही हूँ। यहाँ देखो, हॉब्स, लॉक और रूसो ने देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार माना। तो किसने माना था? हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों ने मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना था। तो ये मध्यकाल में माना था, मध्यकाल में। उसके बाद हॉब्स, लॉक ने, रूसो ने उत्पत्ति में देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति पर राज्य की वैधता का आधार माना था। और आगे हम देखेंगे, मैं मोस्ट पॉइंट ही बता रही हूँ। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि वैधता सत्ता और शक्ति के बीच की कड़ी है, ये परीक्षा में आ चुका है। और यहाँ आप देखोगे तो ये एमसीक्यू तो मैं अभी आपको करवाऊंगी, पहले थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु है ना वो करवा लूँ। महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ चले गए सारे के सारे? तो यहाँ होंगे ये बिंदु, ये परीक्षा में आते हैं कई बार। राजनीतिक शक्ति विज्ञान केंद्रित अवधारणा है। शक्ति के विविध रूप, राजनीतिक, आर्थिक, विचारात्मक, अभी हमने पढ़ा है। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत हैं: वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय, नारीवादी, बहुलवादी, है ना। ये शक्ति के 4 सिद्धांत है। सत्ता पालन के विश्वास, एक रूपता, लोकहित और दबाव, ये 4 सिद्धांत है। सत्ता के 3 रूप किसने बनाए थे? कार्ल मार्क्स ने बताए थे। परंपरागत सत्ता, करिश्मई सत्ता, कानूनी सत्ता, तीनों बताए। परंपरागत हमारे परिवार की, करिश्मई जो एक व्यक्ति के हाथ में, जैसे प्रधानमंत्री हैं, स्कूल में टीचर हैं, है ना, पूरे जिले पर कौन होता है? कलेक्टर होता है। उस तरह से ये है कानूनी तर्क संधि, सत्ता के 3 रूप। शक्ति, सत्ता और वैधता के बीच की कड़ी है ना, वैधता, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब हम एमसीक्यू करेंगे। तो ये एमसीक्यू है, आप देख सकते हो, यहाँ से हम पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी का पूरी सार होगा ये। तो कौन, कब, क्या, कैसे पालन करता है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉसवेल, अभी हमने एनसीईआरटी पीडीएफ में देखा है। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑर्गेनसिन ने। सत्ता, आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति, ये हमने भी पढ़ा है, हेनरी फ्योल। इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है? तो ये सैनिक सत्ता है, कानूनी है, करिश्मई है, परंपरागत, अभी हमने पढ़ा। सत्ता के 3 रूप जो कार्ल मार्क्स ने बताए थे। लैटिन भाषा में लेजिटिम्स का अर्थ क्या होता है? लेजिटिम्स अभी हमने पढ़ा था, लॉफुल, क्या होता है? लॉफुल। उसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर, टॉम सॉब की प्रसिद्ध पुस्तक
का नाम है लेवियाथन। मैंने अभी बताया था कि इन पुस्तक को याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही वन लाइनर प्रश्न है, उसका सार है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विज्ञान मानता है? तो राजनीतिक विज्ञान को कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। किसने माना था? कैटलिन ने। अभी मैंने आपको बताया था शक्ति के दो रूप, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति। कौन से थे? दो रूप बताया मैंने, राजनीतिक और आर्थिक। और उसके बाद है सत्ता की स्वीकृति या पालन के दो लोकप्रिय आधार कौन से? तो विश्वास और एक रूपता, लोकहित, ये सब मैंने बताया था ना आपको। दबाव, ये सत्ता की स्वीकृति के पालन के 4 प्रकार थे ना, तो उनमें से 2 प्रकार है, विश्वास और एक रूपता। वैधता प्राप्ति के 2 साधन, मतदान और जनमत। फिर ये बड़े प्रश्न, ये हमें करना नहीं है। अभी हम करेंगे वापस से एमसीक्यू, जो छोटे छोटे ये रहे। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना गया है? तो यूरोपीय चिंतन में प्रथम है हॉब्स, है ना। हॉब्स को बताया था ना मैंने, यूरोपीय चिंतन में प्रथम व्यक्तिवाद शक्तिवादी विचारक है हॉब्स, वह राइट है पहले का। दी वेब ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी की पीडीएफ में ही बताया था कि द वेब ऑफ मार्क गवर्नमेंट की पुस्तक के लेखक है ऑर्गेन्सकी। कौन थे? कौन है? ऑर्गेन्सकी है। द वेब ऑफ मैकाइवर, सॉरी ब नहीं राइट, इसका मैकाइवर है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक राइट है इसका मैकाइवर है। और उसके बाद है निम्न में से राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक अंग कौन सा है? राजनीतिक शक्ति का, तो ये राजनीतिक दल है ना, ये अनौपचारिक अंग है, क्योंकि बाकी तीनों हमने पढ़ा था। राजनीतिक शक्ति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों आते हैं। और शक्ति वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत से संबंधित है। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है ना, बहुल सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, सर्वहारा सिद्धांत, ये सब किसने दिए थे? ये हमने अभी पढ़ा, मार्क्सवाद ने दिए थे। सत्ता पर शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह कथन किसका है? ये सब एनसीईआरटी की ही परिभाषा है ना। तो इसको भी अच्छी तरह याद रखना। ये है बाय वॉर स्टैंड। मैंने कहा ये देखो, सत्ता के रूप में जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखाई थी। तो कौन थे? वायर स्टैंड है ना। और उसके बाद है सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार कौन सा है? तो सत्ता पालन का जो बाध्यकारी आधार है ना, वो है दबाव। दबाव बाध्यकारी होता है, इससे मजबूर होकर आपको सत्ता माननी पड़ती है। परिवार में वृद्धजनों से प्राप्त सत्ता किस प्रकार की है? तो ये हमने पढ़ा था, परंपरागत सत्ता है। कौन सी है? परंपरागत सत्ता है। इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इच्छा न कि बल है ना, वो राज्य का आधार होता है। यह कथन किसका है? इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल होता है, वही होता है राज्य का आधार। तो ये है ना, ये कथन किसका है? ये है टी.एच. ग्रीन का। किसका है? टी.एच. ग्रीन का कथन है। और उसके बाद हम देखेंगे शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित शासन तंत्र है। शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित शासन तंत्र है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अधिनायक तंत्र है ना, वो है शक्ति या बल पर प्रयोग आधारित शासन तंत्र है। लोकतंत्र के प्रधान लक्षण है। लोकतंत्र के प्रधान लक्षण कौन से हैं? वैधता है। शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी वैधता है। उसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर प्रश्न। प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के विविध रूपों तत्वों का किन किन विद्वानों ने प्रकाश डाला? तो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने प्राचीन में। जिस तरह न्याय के रूप में भी इन्होंने डाला था, उसी तरह शक्ति में भी उन्होंने डाला है। और यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक मैकाइवेली, मैंने अभी बताया था आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ में। इंग्लैंड के किस विद्वान ने 1651 में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति को महत्व बताया? तो टॉमस हॉब्स थे ना, उन्होंने बताया था 1651 में। अपनी पुस्तक कौन सी थी वो आप मुझे बताएं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही पीडीएफ में। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है शक्ति पर विशेष बल देना, है ना। टॉमस हॉब्स की पुस्तक अच्छी तरह याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो प्रणेता। शक्ति की अवधारणा पर सब अपने विचार रखने वाले किन्हीं 4 विचारकों के नाम लिखो। तो है कैटलिन है, लॉसवेल है, कैप्लॉन है, मार्गेनथाउ है। ये सभी एक ही लाइन में था ना, एनसीईआरटी का है। देखो आप, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कैटलिन ने कहा था। मैकाइवर के अनुसार शक्ति को परिभाषित कीजिए। मैकाइवर के अनुसार शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है, यही है शक्ति। शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ऑर्गेन्सकी, कौन है? ऑर्गेन्सकी ने कहा शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। रॉबर्ट वायरस्टीन ने शक्ति को परिभाषा दी थी, तो उन्होंने कहा था शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक प्रयोग है। ये कहा था रॉबर्ट वायरस्टीन ने कहा था। समकालीन राजनीतिक चिंतन में शक्ति का तात्पर्य, तो कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कोई कार्य करता है तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति की कोई 2 विशेषताएं शक्ति दंडात्मक होती हैं। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। शक्ति और बल में कोई अंतर। शक्ति
प्रचंड बल है बल, जबकि बल प्रकट बल है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल अप्रकट है। शक्ति और प्रभाव में कोई अंतर, यहाँ आप देख सकते हो। शक्ति के विविध रूप राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक 3 प्रकार है। राजनीतिक शक्ति, ये MCQ इतने देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर में इतना आने की परिपर्या जो संभावना नहीं है। शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो शक्ति संरचना के वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय, नारीवादी, बहुलवादी 4 सिद्धांत हैं। मार्क्सवाद की अवधारणा, ये हमने पढ़ा हुआ है। बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति की भारतीय अवधारणा क्या है। शक्ति की भारतीय अवधारणा उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसके अनुसार शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर सामंतवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया। हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता को परिभाषित, तो सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता पालन के प्रमुख आधारों का उल्लेख कौन कौन सा है, तो निश्चितता, एकरूपता, लोकहित और दबाव, ये 4 प्रकार हैं। सत्ता पालन के प्रमुख 4 आधार हैं, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। सत्ता के प्रमुख रूपों का उल्लेख, तो सत्ता परंपरागत सत्ता, करिश्माई और कानूनी 3 प्रकार की है। मैक्स वेबर ने बताया था, ये मैक्स वेबर ने बताया था, मैं पता नहीं कॉल मार्क्स कह रही हूँ या मैक्स वेबर, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखना ये मैक्स वेबर ने कहा था। 3 प्रकार बताए थे। किसके बताए थे इन्होंने, सत्ता के। शिक्षक की सत्ता किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है, कानूनी तर्क संग सत्ता है। प्लेटो और अरस्तु ने वैधता को किस प्रकार सिद्ध किया, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा, अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा वैधानिक वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। वैधता प्राप्त करने का प्रमुख साधन, तो मतदान है, जनमंत्र है, संसार के साधन, राष्ट्रवाद, ये सब क्या है, वैधता प्राप्त करने का साधन है। उसके बाद ये मैंने बताया आपको, इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक जो भी होगा वो NCERT के अनुसार MCQ पूरे पार्ट का सार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।